नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आज हम एक क्लास को डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत, जिसके अंतर्गत हम गौरी वंश को यहाँ डिस्कस करेंगे। इसकी हम पृष्ठभूमि को देखें तो आपको तुगलक वंश को थोड़ा ध्यान में रखना होगा। तुगलक वंश के जो शासक थे नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह का जो समय आपको याद हो 1390 से 1394 ईडी के मध्य हमने बताया था। तो उसी समय 1390 में मालवा का वो एक सूबेदार नियुक्त करते हैं जिनका नाम होता है दिलावर खां। ठीक है, अब दिलावर खां नियुक्त हो जाते हैं, परंतु 1392 यानी 92 तक आते आते तुगलकों का पतन भी देखने को मिल रहा है हमें। अब पतन होता है तो ये क्या करता है दिलावर खां, मालवा में मालवा सल्तनत की शुरुआत कर देता है मध्य प्रदेश में। अब और आगे देखें अपन तो 1398 में तैमूर का हमला होता है दिल्ली पर। तो दिल्ली सुल्तान शरण लेने कहाँ आता है, मालवा में दिलावर खां के यहाँ। और वो शासक कौन होता है, नसरुद्दीन महमूद शाह होता है। ठीक है, आता है और 1401 तक वो मालवा में रहता है। 1401 के बाद महमूद शाह दिल्ली वापस जाते हैं। तब दिलावर खां का जो पुत्र होता है अनब खां, वो ये कहता है कि अपन मालवा में स्वतंत्र सत्ता स्थापित करते हैं। और दिलावर खां भी 1401 में गौरी वंश की स्वतंत्र स्थापना कर देता है। कहाँ, मालवा में। तो इस तरीके से मालवा में हमें कौन सा वंश देखने को मिला, गौरी वंश। इसका ताल्लुक कहाँ से ध्यान रखना है आपको, तुगलक वंश के समय से ध्यान रखना है। अब इनको विदेशी तुर्क भी कहा जाता है, किनको, दिलावर खां को। और लगभग ये 1401 से लेकर 1406 तक गद्दी पर रहते हैं। इसके बाद इनके पुत्र गद्दी पर रहते हैं 1406 से लेकर 1435 तक। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे एक एक कर। अब हम इनको आपको पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। पहले पृष्ठभूमि लिखाते हैं, इसके बाद प्रमुख शासकों में हम दिलावर खां को देखेंगे, अनब खां को देखेंगे, इनका पुत्री है, उसी का नाम अनब खां है, अल्प खां है, उसी को हुसंग खां शाह भी कहते हैं। ठीक है, हुसंग शाह। तो हम इस तीनों नाम एक ही हैं उसके। और लास्ट शासक हमें गौरी शाह देखने को मिलेंगे। तो हम ये तीनों शासकों को यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, किनकी कहाँ राजधानी थी और क्या क्या इन्होंने निर्माण कार्य किए हैं, सबको डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो गौरी वंश को हम समय देखें, कितने समय तक देखने को मिला है। इसको हम देखें तो 1401 से लेकर 1436 एडी तक का हमें शासन देखने को मिलेगा इनका। ठीक है, पहले हम पृष्ठभूमि आप क्लियर कर लें, क्योंकि ये एमपी के हिस्ट्री के अंतर्गत ही रहेगा पूरा। छोटा सा टॉपिक है। तो लिखेंगे आप तुगलक वंश के शासक या तुगलक शासक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने 1390 एडी में दिलावर खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, एक फैक्ट आपने जाना कि दिलावर खां किस तरीके से मालवा के सूबेदार बने। अगला घटनाक्रम इसी में देखेंगे हम 1392 में, 2 साल बाद। 2 साल बाद हम क्या देखेंगे, तुगलक वंश का पतन प्रारंभ हो रहा है। तुगलक वंश का पतन, अब इसको कह सकते हैं कि पतन के बाद या पतन हो रहा है, हो रहा था, ऐसा लिख लें। तो इसी क्रम में वो क्या करता है, 1392 में क्या करेगा, वो मालवा सल्तनत की शुरुआत करेगा। दिलावर खां मालवा सल्तनत की शुरुआत करेगा। ठीक है, और आगे हम देखें तो 1398 में क्या होता है, तैमूर का आक्रमण होता है, आक्रमण हुआ।
ठीक है। तो उस समय तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन होता है, लिख लें यहां, तुगलक वंश का अंतिम शासक, नाम लिखेंगे हम उसका, कंफ्यूजन नहीं होना, वहां मोहम्मद शाह है, यहां नसरुद्दीन महमूद शाह ने मालवा में शरण ली। और शरण कहाँ ली, दिलावर खां के यहाँ। और दिलावर खां क्या करता है, शरण ली। दिलावर खां अभी भी वो सुल्तान ही मानता है। दिलावर खां महमूद शाह को सुल्तान के रूप में स्वागत करता है। ठीक है। और नसरुद्दीन जो महमूद हैं वो 1401 में कहाँ जाते हैं, वापस हो जाते हैं। तो 1401 में महमूद शाह वापस दिल्ली जाते हैं। ठीक है, वापस वो दिल्ली चले गए। तभी ये आपको हम पृष्ठभूमि लिखा रहे ताकि आपको गौरी वंश का बेस क्लियर हो, कहां से पढ़ना है। तभी दिलावर खां का पुत्र अनब खां, इन्हीं को अल्प खां भी कहते हैं, के कहने पर मालवा में स्वतंत्र गौरी वंश की स्थापना होती है। स्वतंत्र गौरी वंश की क्या हो जाती है, स्थापना होती है। तो आपने क्या देखा कि गौर वंश मालवा में कैसे आया, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है, इन्होंने इसको सूबेदार बनाया, ठीक है ना। और जब अंतिम शासक वापस जाते हैं, है ना, महमूद शाह, तब इनके पुत्र के कहने पर दिलावर खां स्वतंत्र शासक या स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना कर देते हैं। अब क्योंकि ये आप भी यहाँ दिमाग लगाएं, जब दिल्ली का राजा या सुल्तान शरण ले रहा है एक सूबेदार के यहाँ, तो अब इससे तो क्लियर होगा कि वो जो तुगलक वंश या सल्तनत है वो कमजोर हो रही है। तो इसी का फायदा उठाते हैं, सीधी सीधी बात, दिलावर खां, ठीक है। और मालवा में एक अपने क्षेत्र में गौरी वंश की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको पृष्ठभूमि याद रहेगी, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि गौरी वंश कहाँ से आया। और बाकी ये मोहम्मद शाह, महमूद शाह, आपको देखिए कन्फ्यूजन हो रहा है, तो हमारे वीडियो हैं तुगलक वंश के, आप उनको देख लें तो आपको कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि मोहम्मद शाह कौन है, फिरोज शाह तुगलक का भाई है, और ये आपका जो लास्ट शासक है जब तैमूर का हमला होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जाना कि गौरी वंश की स्थापना किस तरीके से होती है। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गौरी वंश तो लिखा ही है हेडिंग, हम इसके बारे में लिखेंगे सामान्य परिचय, थोड़ा सा इसके बारे में जाने। पृष्ठभूमि लिख लिया आपने, सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय किसका, या सामान्य परिचय ना लिखें, हम इसमें जो पहला शासक आएगा इसके बारे में लिखेंगे। तो पहला शासक कौन है, दिलावर खां। अब दिलावर खां के बारे में ही हम क्या लिखेंगे, परिचय लिखेंगे। तो दिलावर खां गद्दी पर कितने समय तक रहता है, 1401 से लेकर 1406 एडी तक ही रहता है, ठीक है। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लें कि ये है कौन। तो इनका लिखेंगे हम सामान्य परिचय। ये सब चीजें किताबों में नहीं मिलती है जो हम यहाँ लिखा रहे हैं, इतने प्रॉपर तरीके से कि कैसे वंश आया आपने पूरा जाना। अब इसके बारे में जानेंगे, इस शासक के बारे में सामान्य परिचय में। तो सबसे पहला सामान्य परिचय रखेंगे आप, ये विदेशी तुर्क है। विदेशी क्या है, तुर्क है, पहला चीज। अब क्यों विदेशी तुर्क है, इसी को भी हम सिद्ध करते हैं। तो हम इसके मातृपक्ष और पितृपक्ष को देख लेते हैं, तो इससे क्लियर हो जाएगा ये कहाँ का है। तो हम मातृपक्ष से पहले समझते हैं इसको। तो हम लिखेंगे मातृपक्ष में दमश्क के सुल्तान
दमश्क के सुल्तान, और सुल्तान का नाम क्या है तो लिखा जाएगा मोहम्मद शिहाबुद्दीन गौरी के वंशज हैं, के वंशज थे। तो मातृ पक्ष से भी ये कहाँ के निकले, आपके बाहरी यानी गौरी के वंशज निकले। अब हम इसी तरीके से कहाँ देख ले रहे हैं, आपके पिता पक्ष से देख ले रहे हैं। पिता पक्ष से देखेंगे तो फहिस्ता जो एक लेखक है, फहिस्ता के अनुसार इनके पितामह, इनके पितामह गौर के निवासी थे। ठीक है। और इनके जो पूर्वज आए थे, ऐसा कह सकते हैं, और दिल्ली के सुल्तानों के यहाँ निवासी थे और दिल्ली के सुल्तानों में की सेवा की, और दिल्ली के सुल्तानों की सेवा की। ठीक है, इससे स्पष्ट ही हो गया है सेवा की, जिससे क्या होता है, हमें स्पष्ट होता है कि ये क्या है, विदेशी तुर्क है। जिससे स्पष्ट होता है कि इससे स्पष्ट होता है कि विदेशी तुर्क है। ठीक है, क्योंकि इनके मातृ पक्ष और पितृ पक्ष से ही क्लियर हो गया कि ये विदेशी तुर्क है। अब इनका हम कुछ और लिख लें, जैसे वास्तविक नाम क्या है दिलावर खां का, राजधानी क्या थी, वो चीजें लिख लें। तो दिलावर खां का वास्तविक नाम देख लें। अब तो मोटा वास्तविक नाम था हुसैन। ठीक है, और राजधानी की बात कर लें तो धार इनकी राजधानी थी। आगे चल के इनका पुत्र राजधानी मांडू कर लेगा, वो भी हम यहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम इसके, ये तो आपने जान लिया इनका सामान्य परिचय। अब कुछ चीजें और देखते हैं हम, जैसे निर्माण कार्य वगैरह। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे इसमें निर्माण कार्य, दिलावर खां के निर्माण कार्य। इसके बारे में लिखेंगे, धार और मांडू में 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया। धार और मांडू में 2 मस्जिदों का निर्माण कराया। ठीक है, और एक फैक्ट और लिख लें इसके बारे में। क्या लिखेंगे हम कि मालवा में, या इसने मालवा में मध्ययुगीन, इसने मालवा में मध्ययुगीन मुस्लिम स्थापत्य कला की स्थापना की। कई बार फैक्ट आ जाता है क्योंकि स्थापत्य कला हमें पढ़ना है, तो किसने मालवा में स्थापत्य कला के स्थापित मध्य युगीन में की, तो दिलावर खां ने। ठीक है, और एक फैक्ट और लिख लें, दिलावर खां कला प्रेमी था। दिलावर खां कला प्रेमी
विशेष और लिख लें आप इसके बारे में। फिर इसके हम कूटनीति पर ही अभी डिस्कस करें, किस तरीके से इसने मालवा की गद्दी के लिए क्या कूटनीति रखी। तो विशेष में देखेंगे, गौर राजवंश की स्थापना के साथ ही गौर राजवंश की स्थापना के साथ ही मालवा का इतिहास चमत्कृत हो उठा। मालवा का इतिहास चमत्कृत हो उठा। ठीक है, अब हम दिलावर खां की कुछ कूटनीति पर बात करेंगे। तो अगली सब हेडिंग डालते हैं हम, कूटनीति। तो अभी तक क्या देखा इन्होंने, अपने पृष्ठभूमि देखे, किस तरीके से इसने गौरवंश की स्थापना की। ये भी देखा कि दिलावर खां जो है, इनका परिचय में जाना कि ये विदेशी तुर्क है। हमने मातृ पक्ष से देखा, पितृ पक्ष से भी देखा, राजधानी धार हुई, ठीक है ना, ये सब आपने यहाँ जाना। और इनका नाम भी देखा, वास्तविक नाम क्या था, हुसैन। अब हम इनकी कूटनीति पे बात कर लेते हैं। तो 4 कूटनीति पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे इसने हिंदू, यहाँ लिखेंगे अपन पहली कूटनीति, इसने मुस्लिम और हिंदू अधिकारियों को जागीरें प्रदान की और अभिजात वर्ग में शामिल कराया। ठीक है, तो लिख लेंगे वही फैक्ट अपन। इसने मुस्लिम और हिंदू अधिकारियों को जागीरें प्रदान की। ठीक है, जागीरें प्रदान की या जागीरें प्रदान कर किस में शामिल कराया, अभिजात वर्ग में। शामिल किया। दूसरा फैक्ट लिखेंगे, इसने अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या किए, वो बात लिखेंगे। इसने मालवा का शक्तिशाली खिलजी अमीर को, तो लिखेंगे इसने मालवा के शक्तिशाली खिलजी अमीर को, उनका नाम क्या था वो लिख लेंगे ब्रैकेट में, अली शेख खुर्द। अली शेख खुर्द से अपनी बहन की शादी की, से अपनी बहन की शादी की। इससे क्या हुआ, इससे आंतरिक सुरक्षा इसने पहले ध्यान रखा। इससे क्या फायदा हुआ, आंतरिक सुरक्षा, मालवाई में विद्रोह ना हो जाए। तीसरा कूटनीति अभी हम देखेंगे, ये अपने वैवाहिक संबंध बुरहानपुर और कल्पी में स्थापित करता है। लिख लें हम, लिखेंगे बाह्य सुरक्षा हेतु, तो आंतरिक सुरक्षा हो गई थी यहां, अब लिखा जाएगा बाह्य सुरक्षा हेतु खानदेश और कल्पी में क्या किए इसने, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, ये हो गया इसके आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा देख लिया आपने। अब एक लास्ट फैक्ट देखेंगे आप, क्या, चंदेरी के शासक ने भी इसकी अधीनता स्वीकार की। यानी मालवा के अंतर्गत चंदेरी का जो था वो किसके अंतर्गत आ गया, गौरवंश के अंतर्गत। तो लिखेंगे चंदेरी के शासक ने अधीनता स्वीकार की। अब इसी चंदेरी में आगे देखने को मिलेगा आपको मेंदिनी राय वगैरह। तो चंदेरी ने
भी अधीनता स्वीकार की। ये कुछ फैक्ट्स आपको दिलावर खां के बारे में ध्यान रखना है। इनका वास्तविक नाम, राजधानी, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब इनके हम पुत्र को देखेंगे जिसके कहने पर इन्होंने मालवा में गौर वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो अगला शासक आएगा इनका पुत्र। और सामान्य परिचय में कोई पूछे कि साहब गौरी वंश कहाँ से हैं, तो आप बोलेंगे विदेशी तुर्क हैं। ठीक है, कैसे आए, आप तुगलक वंश का वो पीछे का बैकग्राउंड ध्यान रखें, किस तुगलक शासक ने सूबेदार बनाया था और किस तुगलक शासक को इन्होंने शरण दी थी, और उसके बाद इन्होंने अपने पुत्र के कहने पर गौर वंश की स्थापना कर दी थी। पुत्र का नाम लिखें, यानी दूसरा शासक आता है, इनको हम अनप खां भी बोला है, इन्हीं को हमने अल्प खां भी कहा है, और इन्हीं को हम एक नाम से और जानते हैं जो बड़ा फेमस है, होशंग शाह। ठीक है, ये इतने नामों से आप इनको जानेंगे। और इनका समय देखा जाए तो लंबे समय तक इसी ने ही शासन किया है, 1406 से लेकर 1435 एडी के मध्य। 3 नाम है इसके, ध्यान रखेंगे आप। तो लिखेंगे पहला इसके बारे में फैक्ट सामान्य परिचय के रूप में कि साहब है कौन ये आदमी, तो लिखेंगे दिलावर खां का पुत्र है। इसी के कहने पर उन्होंने स्वतंत्र शासक की स्थापना की थी, दिलावर खां का पुत्र, पहला फैक्ट। दूसरा, वास्तविक नाम क्या है इसका, तो वास्तविक नाम है इसका अल्प खां। वास्तविक नाम है अल्प खां, और इसके पिता का नाम था हुसैन। एक फैक्ट और लिखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसने ही वास्तविक, क्या बोलेंगे, इसने मालवा में या मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। तो लिखेंगे यह है, ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसे मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, एक ये फैक्ट हो गया। राजधानी, क्योंकि इसके पिता ने राजधानी धार बनाई थी, ये राजधानी कहां बनाएगा, मांडू। तो इनकी राजधानी कहां है, राजधानी है इनकी मांडू। ठीक है, अब कुछ इनके बारे में जो इसने कुछ कार्य किए थे वो लिखेंगे। इसने देखो मांडू का नाम परिवर्तित किया था, है ना, और नर्मदापुरम का भी यह कह सकते हैं नाम परिवर्तित किया था, जो थे बाद में जो उसका नाम, इसने नर्मदापुरम का नाम होशंगाबाद कर दिया था। ठीक है ना, तो वो यही शासक था आपका अनप खां। तो लिखेंगे इसने ही मांडू का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया था, इसने कर दिया था सादियाबाद, और इसका अर्थ होता है खुशियों का शहर, या खुशियों का, इसको हम नगर भी कहते हैं, शहर की बात है। तो आपको तो यह ध्यान रखना है कि मांडू का नाम किसने परिवर्तित किया था, अल्प खां ने या होशंग शाह ने। ठीक है, ये तो हो गया साहब मांडू की बात। अब बात आती है नर्मदापुरम की बात। आपको याद हो जब वो संभाग बना था 2008 में, उसका नाम क्या किया गया था, परिवर्तित किया गया था संभाग का, और फिर 2022 में जिले का नाम परिवर्तित किया गया था। हमने आपको ज्योग्राफी वाले सीरीज में एमपीके में वहाँ पढ़ाया हुआ है, तो उसको डेट को आप देख के वीडियो में कंफर्म कर लेंगे। इसने ही नर्मदापुरम का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया था, गया था होशंगाबाद। तो ये है वो शासक जिसने होशंगाबाद का नाम, जिसने नर्मदापुरम का नाम होशंगाबाद कर दिया था। ठीक है, अब हम
इसके कुछ निर्माण कार्य भी देख ले रहे हैं यहाँ, या एक फैक्ट और लिखा दें बड़ा विशेष करके यही, या पहले निर्माण कार्य करा देते फिर विशेष करा दे रहे। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, लिखा रहे हैं क्योंकि ये मध्य प्रदेश की मालवा का ही तरह से आप देख रहे हो। यहाँ क्या लिखेंगे आप? निर्माण कार्य। इसने जामी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसने जामी मस्जिद का निर्माण करवाया था। एक यहाँ जरूर लिख लेंगे फैक्ट के रूप में, जबकि इसकी नींव जो रखी थी इस मस्जिद की, इसकी नींव लिख लेंगे यार, इसकी नींव या जिसकी नींव, निर्माण इसने भरी कराया था पर इसकी नींव किसने रखी उसका नाम जरूर लिखेंगे। जिसकी नींव महमूद फर्स्ट। ये महमूद फर्स्ट कौन है? अभी एक नया शासक आएगा, अभी यहाँ खिलजी वंश हमें देखने को मिलेगा, मालवा वाला, तो यहाँ ध्यान रखेंगे महमूद खिलजी प्रथम थे वो, ठीक है, तो लिख सकते हैं महमूद खिलजी प्रथम। अभी आएगा इस वंश के बाद हम वही वंश पढ़ाएंगे। तो नींव तो भाई रखी थी इन्होंने और बाकी कंप्लीट कराया था आपके अल्प खान है, ठीक है। एक अगला फैक्ट एक और लिखे आप इसी निर्माण कार्य में, लिखेंगे मांडू में असरफी महल की नींव किसने रखी थी? इसने। तो लिखेंगे मांडू में असरफी महल की नींव ब्रैकेट में पहला स्तर या प्रथम स्तर भी कह सकते हैं इसको, या प्रथम स्तर, पहली मंजिल की बात हो रही है, प्रथम स्तर का निर्माण कराया था। बाकी कभी कंप्लीट कौन कराएगा आगे बताएंगे, खिलजी वंश का शासक कराएगा। प्रथम स्तर का क्या क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं इसको, निर्माण कराया था। ठीक है, एक और फैक्ट लिखें, इसी का जो मकबरा है वो भी कौन बनवाएगा? वो भी बनवाएगा आपका महमूद खिलजी प्रथम। तो लिख लेंगे होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? मांडू में स्थित है। ठीक है, तो मकबरा मांडू में है, इसको बनवाया किसने था? तो वो आप इसको लिख लेंगे महमूद खिलजी फर्स्ट ने। अभी हम इसको पढ़ाएंगे, अगला टॉपिक वही हमारा फर्स्ट ने, ठीक है। और होशंग शाह इसको उपाधि भी देता है रेवान की, आगे बताएंगे हम अगले वंश में। एक और आप होशंग शाह के मकबरे के संबंध में एक फैक्ट लिखें, इसे मध्य प्रदेश का क्या कहते हैं? ताजमहल कहते हैं। तो इसको लिख लेंगे मध्य प्रदेश का ताजमहल कहलाता है। ठीक है, तो इसके आपने निर्माण कार्य भी देख लिए। अब एक विशेष लिखेंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने जब आपके परमार वंश पढ़ा रहे थे तब हमने आपको बताया था कि राजा भोज ने एक बांध बनवाया था, साइक्लोपियन बांध। कौन सा बांध था? साइक्लोपियन बांध को जो बनवाया था वो किसने तोड़ा था? वो इसी शासक ने तोड़ा था। हमने वहां आपको लिखाया भी था, आपको याद हो, विशेष में लिखेंगे। इसने राजा भोज के द्वारा, इसने राजा भोज के द्वारा, वो विशाल बांध था, है ना, तो वो सब नहीं लिखा रहे हैं, निर्मित बांध, क्योंकि वो हम आपको बता चुके हैं सारी चीजें। निर्मित, राजा भोज के द्वारा निर्मित बांध, नाम क्या उसका? साइक्लोपियन बांध को क्या किया था? इसने नष्ट किया था या तोड़ दिया था? नष्ट कर दिया था, नष्ट कर दिया था।
ठीक है। तो इस तरीके से आपने अनब खां को जाना, हुसंग शाह को जाना, दिलावर खां का पुत्र है, राजधानी मांडू करता है, मांडू का नाम सादियाबाद करता है, नर्मदापुरम का नाम होशंगाबाद करता है, जामा मस्जिद बनवाता है, और इसके बाद नींव रखी थी जबकि महमूद खिलजी प्रथम ने, बनवाता ये है। उसी प्रकार असरपी महल जो मांडू में है उसकी नींव ये रखेगा, बनवाएगा भी आगे वाला शासक यानी खिलजी। अभी इसमें खिलजी वंश आने वाला है मालवा वाले रीजन में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि साहब होशंग शाह का मखवारी महमूद खिलजी प्रथम ने बनवाया था, जिसको मध्य प्रदेश का ताजमहल कहते हैं, और साइक्लोपियन बांध जो राजा भोज ने बनवाया था वो इसने नष्ट किया था। इसी के कहने पर ही दिलावर खां ने आपको गौरी वंश की स्थापना भी की थी मालवा में। ठीक है, अब अंतिम शासक की बात करते हैं, उनके बारे में कोई फैक्ट नहीं है, गजनी खां उनका नाम है। अंतिम शासक हैं आपके गजनी खां। एक और फुल नाम से जानते हैं, मोहम्मद शाह गौरी। ठीक है, और ये 1 साल के लिए ही रहते हैं, ये 35 तक कहेंगे इनको, है ना, ये 35 तक रहते हैं, क्योंकि ये 1435 से लेकर 1436 तक रहते हैं, और गौर वंश समाप्त हो जाता है, यानी बहुत कम समय के लिए ही मालवा में रहता है। और एक फैक्ट लिख लो, मालवा में गौरी वंश का अंतिम शासक, या सीधा सीधा लिख लें अंतिम शासक, अंतिम शासक। इस तरीके से हमने मालवा सल्तनत में, जो मुस्लिम सल्तनत हुई मालवा में, तो पहली सल्तनत हमें कौन सी देखने को मिली, गौरी वंश देखने को मिली। तो ये गौरी वंश जो सल्तनत है कहाँ से चालू होती है, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय से चालू होती है, वही सुबेदार बनाते हैं। और जब 1401 में, यानी जब तैमूर का हमला होता है 1398 में, तो शरण लेने कौन आते हैं, तुगलक वंश के अंतिम शासक, है ना, वो जब आते हैं और 1401 में वापस जाते हैं, तो वापस जाने के बाद ही दिलावर खां का जो पुत्र होता है अनब खां, उनके कहने पर ये क्या कर लेते हैं, मालवा सल्तनत की स्थापना स्वतंत्र रूप से कर लेते हैं गौरी वंश की। ठीक है, इसके बाद दिलावर खां को हम देखते हैं, ये विदेशी तुर्क हैं, वास्तविक नाम हुसैन है, राजधानी धार है ना। और इसके बाद देखते हैं कि धार और मांडू में 2 मस्जिदें बनवाते हैं। हमने कूटनीति पर भी डिस्कस किया है। इसके बाद हमने इनके दिलावर जो पुत्र है अनब खां, अल्प खां, होशंग शाह, इनको हमने ढंग से डिस्कस किया है। अंतिम शासक हो गए अपने गजनी खां। इस तरीके से हमने मालवा में जाना कि किस तरीके से मालवा सल्तनत में हमने गौरी वंश को यहाँ डिस्कस किया है। इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे इसी मालवा में, अभी जो हम जो महमूद खिलजी वगैरह लिखा रहे थे, यानी मालवा का अब क्या देखेंगे हम, खिलजी वंश देखेंगे। ठीक है, तो गौर वंश हो गया है। अगली क्लास में हम क्या देखेंगे, खिलजी वंश मालवा।